वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आपको मेरे चैनल पे जो एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट एकेडमी है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करवाने वाली हूँ। इसका रीज़न है कि बहुत बच्चे हैं जो लक्ष्मीकांत से डरते हैं और मैक्सिमम वेटेज आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में इसकी आती है। सो पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आई थिंक लक्ष्मीकांत से बेटर कोई बुक है ही नहीं। सो आप कोशिश करिए कि लक्ष्मीकांत को अच्छे से रिवाइज़ करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट आप लोग ए टू जी एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे से रट सके कि आपको डर ना लगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लक्ष्मीकांत से डरते हैं और इधर उधर वीडियोस ढूंढते हैं, बट मैक्सिमम जो वीडियोस होती है वो बिल्कुल भी प्योर नहीं होती हैं, उनके अपने कंटेंट्स हैं और वो आपको ए टू जी लक्ष्मीकांत नहीं करवाते हैं। सो मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें एक एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन करवाऊँगी, ठीक है। सो मेरे पास 6th एडिशन है और मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाने वाली हूँ जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चार्टर्स एक्ट, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो आया है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा ही आएगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टफ़ भी है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है हर एक एक्ट्स में वो हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपको इतना अच्छे से रट जाएगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं आपको अभी ये स्टार्ट कर देती हूँ कि चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर में हम देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया का कब आए हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो कब आई थी? वो आई थी 1600 में एज अ ट्रेडर। तो सबसे जो फर्स्ट लाइन है इसमें क्या कहा है कि ईस्ट इंडियन कंपनी है जो एज अ ट्रेडर आई थी, ठीक है। और ये ईस्ट इंडियन कंपनी, तो उनके पास जो राइट्स दिए गए थे वो क्वीन एलिजाबेथ ने थ्रू चार्टर। अब चार्टर एक डॉक्यूमेंट है जो आपको, तो चार्टर एक्ट जो था एक डॉक्यूमेंट है जो क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू इशू किया जाता है। सो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको चार्टर कहते हैं और ये दिया गया था फॉर एक्सक्लूसिव राइट फॉर ट्रेडिंग। सो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1765 में, मतलब कितने साल ऑलमोस्ट हो गए, 165 ईयर्स के बाद कंपनी क्या कहती है, तब तक क्या कह रही थी, प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ही थे उनके पास, ठीक है। दे हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन टिल 1765। ये हम सारा कुछ चार्टर्स एक्ट के थ्रू भी पढ़ेंगे कि उनको कब कौन से राइट्स मिले, उन्होंने कब इशू किए। सो यहाँ पे क्या था, इम्पोर्टेंट क्या है, दीवानी। तो दीवानी के थ्रू क्या था, ये अपना जो पैसे हैं वो कमा रहे थे। राइट्स ओवर रेवेन्यू, क्या मतलब होता है दीवानी का, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस सिविल जस्टिस, ठीक है। बंगाल, बिहार और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सिर्फ ये 3 जो ऐसे स्टेट्स थे, सिर्फ 3 स्टेट्स थे ऐसे, ठीक है, जो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बस ये 3 स्टेट्स थे जो जिनमें दीवानी राइट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो थ्रू दीवानी जनरेट कर रहे थे। उसके बाद
आप देख सकते हैं कि 1858 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उसके बाद 1858 में क्या होता है, एक और पास होता है, जो चार्टर पास होता है। उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने अंडर ले लेती है, ठीक है। और ये कंटिन्यू होता है टिल इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगस्त 1947 तक अगर हमें पूछा जाए कि इंडिया का जो स्टेटस है वो क्या था, डोमिनियन स्टेटस, तो वो क्या था, ब्रिटिश रूल ही था, ठीक है। आफ्टर 1950 के बाद हमें इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ है, उससे पहले वी वर प्योरली ब्रिटिश, अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलो, इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बाद में भी आने वाला है, जो लिखा हुआ है सारा कुछ ही बाद में आएगा, मैं आपको थोड़ी और डिटेल में बताऊंगी। जो जो लिखा है मैंने आपको एक बार वही बताया। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है द कंपनी रूल 1773 1858। सो फर्स्ट जो रूल आया वो कंपनीज रूल है, जिसको हम बोलते हैं ये 1773 तक से लेके 1858, ठीक है, तब तक था कंपनी रूल। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वीन एलिजाबेथ के अंडर जो था वो था कंपनी रूल। उसके बाद ये क्राउन रूल के अंडर आ गया, ठीक है, 1858 टू 1947 जो ये था, ये क्राउन, ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। सो वन बाय वन हम देखेंगे कंपनी रूल के अंडर कौन से चार्टर्स जो पास हुए, उसके बाद क्राउन रूल के अंडर कौन से चार्टर्स पास हुए। सो आपको ये दो याद रखने हैं कि पहले कंपनी रूल था, फिर धीरे धीरे क्राउन ने अपने अंडर कर लिया सब कुछ। चलिए हम आगे चलते हैं। नाउ कंपनी रूल के अंडर सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट रूल जो आता है वो आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट्स, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, दिस एक्ट वॉज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने, उन्होंने पूरा कंट्रोल लिया और एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। सो जो ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना सारा कंट्रोल और उसके जो जितने भी जो उनके इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने कंट्रोल अंडर कर लिए। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है, पहले क्या था, कम्प्लीटली ट्रेडिंग अफेयर्स के बेसिस पे था, बट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद क्या हुआ कि कंपनी को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी दे दिए गए, ठीक है। सो दिस वाज अ मेजर स्टेप फॉर कंपनी, जिसके थ्रू वो अपना रूल कर सकती थी इंडिया में। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो यहीं से क्या हुआ कि जो कंपनी है उन्होंने एक तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया इंडिया पर, अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, और यहाँ से क्या है, एनी हाउ कंपनी ने अपने अंडर इंडिया को सबमिसिव बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कंपनी को ग्रांट किए गए। उसके बाद
वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी गई, ठीक है, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्या है, कैसे कैसे कंपनी धीरे 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 करके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाती गई और हमारे इंडियंस को जो सप्रेस करने की कोशिश करती रही, ठीक है। तो और अपना पूरा इन्होंने कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, पूरा इंडियन टेरिटोरी इनके कंट्रोल में आ गई। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए। अब फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीचर्स पूछे जाते हैं यूजुअली हर एक एक्ट में, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट में जो ये कौन से सबसे पहले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, कौन से रिफॉर्म्स किए, फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या किए। तो सबसे पहले उन्होंने गवर्नर बनाया, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि उस टाइम कहाँ कहाँ इनके जो रूल्स थे, कहाँ कहाँ दीवानी राइट्स थे, सिर्फ 3 जगह थे, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बंगाल में पहले गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल में सिचुएटेड थे उस टाइम। और फिर इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, ठीक है, एक गवर्नर जनरल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके 4 मेंबर्स थे। ओके, तो ये क्या था, टोटल 5 मेंबर्स हो गए। जो गवर्नर जनरल के जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे वो उसको असिस्ट करते थे। एंड द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो था हमारा जो फर्स्ट गवर्नर इनका जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था ये लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वार्निंग देनी शुरू कर दी थी इंडियंस को, वार्निंग आनी शुरू हो गई, तो वॉर्न हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉर्न कर दिया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो होता वो वॉर्न हेस्टिंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़ी टिप्स बताऊंगी जिससे आप याद रख सकते हैं कि बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि लॉर्ड बेंटिक कब आया, लॉर्ड कैनिन कब आया, लॉर्ड वॉर्न कब आया, ठीक है। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉम्बे है एंड मद्रास किसको बोलते हैं आजकल के जो तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक है। बॉम्बे दूसरी साइड हो गया, ठीक है, बॉम्बे आज भी आपको पता है। प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट, तो ये सब क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर लेकर आ गए, ठीक है। तो ये इनको कुछ भी करना था तो दे फर्स्ट यूज टू इन्फॉर्म गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये दे वर इंडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। सो एक दूसरे से पूछ के हर एक चीज़ इन्होंने जितने भी स्टेप्स लिए वो पूछ के लिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट फीचर जो मैं आपको बताती हूँ, ये सेकंड फीचर था, ठीक है। उसके बाद थर्ड फीचर, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंगाल में ही ये सेटल्ड थे, ठीक है। उसको बहुत बड़ा हब बनाना था। सो दिस यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कब, 1774 में। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे, ठीक है। सो ये ओवरऑल इनका जो एजेंडा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एक एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में और एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस कर दिए, ठीक है। और क्या किया, गवर्नर जनरल जो फर्स्ट किया, और गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास के थे वो उनके सब ऑर्डिनेट थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सब ऑर्डिनेट थे। अच्छा, फर्दर बहुत ये थोड़ा सा
देख लीजिए कि जो सर्वेंट, ये आपको बाद में काम आएगा, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, ठीक है, उनको बिल्कुल अलाउड नहीं था कि वो कोई प्राइवेट ट्रेडिंग करें या वो कोई ब्राइब लें, ठीक है, किसी नेटिव से या कोई गिफ्ट ले। दे वर नॉट अलाउड फॉर एनी सच थिंग। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन फर्दर ये चीज़ थोड़ी इनके अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही पूरा कंट्रोल अपने अंडर किया हुआ था। ऑल द सर्वेंट्स वर्किंग इन दिस कंपनी वर नॉट अलाउड फॉर एनी सच प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग एनी ब्राइब फ्रॉम देयर नेटिव्स, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट आता है वो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो मैंने आपको पहले बताया कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंपनी को ले लिया। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सो डेफिनेटली वो कंपनी को भी कोशिश करेगी कि वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाए, एंड उन्होंने वही कोशिश की। तो फाइनली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी जिनको बोला जा रहा है, ठीक है, तो उनको सारे के सारे जितने भी हमारे जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सब दे दी, जैसे रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। सो ये सब इनको दे दी गई। रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना डेफिनेटली, अगर रेवेन्यू नहीं होगा किसी के पास तो डेफिनेटली क्या होगा, तो उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिविल में क्या है कि सबको क्या करना चाहिए, ठीक है, उनके हर एक इंसान को कैसे खाना बैठना सब वो पूरे ओवरऑल जितने भी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बाहर रूल्स हैं, जो सिविलियन रूल्स होते हैं वो सब, ठीक है। फिर मिलिट्री अफेयर्स भी इनके अंडर आ गया। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था फॉर इंडियंस। यहाँ पे क्या हो गया, पूरे ईस्ट इंडियन कंपनी में अपने अंडर कर लिया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरी जितनी भी ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सब के सब गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलो उसके बाद अमेंडिंग एक्ट। सो आई थिंक आज का हमारा जो ये लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक बार आप इसके गो थ्रू हो जाओगे फिर विल मूव ऑन टू फर्दर। इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आज अच्छे से रट लेना, ठीक है। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसके फीचर्स बाद में करेंगे, बट इसके मेन जो इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। इसका सारा कंट्रोल, रेगुलेटिंग अफेयर्स वगैरह सब उसने अपने अंडर ले लिए। पहले तो जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो तो एक कंपनी थी, कंपनी आती है हमारे यहाँ पे भी आती है, वो सिर्फ प्योरली ट्रेड करती है। बट हुआ क्या बाद में, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कंट्रोल करेगी तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, कंपनी को भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देने शुरू कर दिए, ठीक है। वहाँ से वो ब्रिटिश से वो कंट्रोल करते थे। सो उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दोनों कंपनीज़ को दे दिए, और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। बिकॉज इंडिया हैड नो सच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम, इंडिया वॉज अ प्रिंसली फुल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश कंपनी ने आके ये सब सेटअप कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसके फीचर्स हम देख लेते हैं कि फीचर्स मैंने बताया था, गवर्नर जनरल बना दिया, जो कि कौन था हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था, ठीक है। अभी क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने टेरिटोरियल पावर्स अपनी एक्सटेंड करनी है, तो उन्होंने सबसे पहले 4 जहाँ पे
मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इनकी फ़िलॉसफी क्या थी ब्रिटिशर्स की। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इनका मेन मोटिव था कि वहाँ कंपनीज़ अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करनी जहाँ जहाँ इन सीज़ थे या जहाँ के इनके सी रूट्स थे। सो बंगाल वाज द बेस्ट हब फॉर दैट। तो उन्होंने बंगाल पे अपना सारा कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बिसाइड्स दैट उन्होंने मद्रास जो सदर्न पार्ट और बॉम्बे, ये तीन जो थे जो बेस्ट थे, उसके बाद उड़ीसा, तो ये 3-4 इन्होंने यहाँ पे अपने कंपनी सेटअप कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों की, क्योंकि वहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी हो जाता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ से हब से सेटअप किया जाए। तो उस टाइम उन्होंने बंगाल में सेटलमेंट की थी। तो बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया वो बंगाल का बनाया। ठीक है, बाकी जो गवर्नर्स बनाए थे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल एक ही था, वो था बंगाल का, दैट वाज लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये था। तो एक मिनट, ये मैं सारा मिटा देती हूँ। ठीक है, सो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग जो है, हाँ, सो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग जो था वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके बाद बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे दैट वर सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, और दे वर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मतलब कि कोई भी चीज़ लेनी थी तो वो बंगाल से पूछ के करते थे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कैलकाटा में सेटअप किया 1774। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1774 में कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया, और उसमें क्या है, 1 चीफ जस्टिस था और 3 दूसरे जजेस थे। ठीक है, और थर्ड क्या था कि उन्होंने ये सर्वेंट्स हैं जो कंपनी के, उनको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया फॉर एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेडिंग। ठीक है, और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब। मतलब दे वर प्योरली सर्वेंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, दे कुड नॉट एंगेज इन एनी अदर थिंग्स। ठीक है, सो मतलब वही, जैसे आज भी हमारा रूल है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो, वो सिर्फ़ और सिर्फ हाँ यही कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, दे कैन नॉट एंगेज इन एनी अदर ट्रेडिंग्स। ठीक है, सो वही वाला रूल जो उस टाइम का ही है, ब्रिटिश रूल का ही ये रूल था कि अगर, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंपनी बन गई थी, तो वहाँ पे दे वर नॉट अलाउड फॉर एनी प्राइवेट ट्रेडिंग। तो जो उसमें उनके रूल्स थे उनको वही फॉलो करना था, उसी के थ्रू उनको काम करना था। सो ये सब रूल्स थे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी है, उनको जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी, हर एक कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको एक रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स का वो दे दिया, हैंड ओवर कर दिया कि सब इनके हाथ में है। ठीक है, तो इन्होंने ही सारी रिपोर्ट्स बना के वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में भेजनी होती थी। ठीक है, सो जो भी टोटल मिला के गवर्नमेंट बॉडी जो एक्चुअल गवर्निंग बॉडी है वो ब्रिटिश में है। वो यहाँ के जो ईस्ट इंडियन कंपनी को वो कंट्रोल कर रही थी। ईस्ट इंडियन कंपनी के जो सो कॉल्ड हम कहेंगे उनके जो वर्कर्स थे, उनके हाथ में था कि वो रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में कैसे कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट करते थे उनको। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और उसके बाद मैं आपको अमेंडिंग एक्ट, इसको अमेंड कैसे किया गया, ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं, तो हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं। ठीक है, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। इसको वीडियोस को अच्छे से देखो, आपको बहुत अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और आपको आई मेक श्योर कि आपको ना रट जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।